बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज हमने बात बजट, पोस्ट बजट जो हफीज़ शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कल पढ़ा था जहांगीर सरवर ख़ान, जो प्रोफेसर हैं सर्जरी के रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, बहुत तकलीफ़ दे चीज़ इन्होंने लिखी हुई थी। इन्होंने लिखा, रियली सरप्राइज दैट नन ऑफ आर सो कॉल्ड VVIPs visited a hospital where COVID-19 patients are being managed. Nobody except that they will visit COVID-19 patients, but they should meet healthcare workers to appreciate their efforts and to acknowledge their sacrifices. Till now, 38 doctors embraced shahadat in Pakistan while managing COVID-19. Even after 3 months, our government is still discussing incentives of healthcare workers. No benefit is given till now. और इनकी आखिरी जो जुमला है वो बहुत तकलीफ दे है, इज़ मेडिकल प्रोफेशन अ थैंकलेस जॉब। सवाल ये है कि क्या ये एम्पैथी है, क्या ये हमारा व्यू है जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और जो अपने लिए नहीं हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। हम बात करते हैं जी मास्क पहनना चाहिए, SOPs। आप यकीन करें, आप लोग हम लोग सारे मास्क पहनते हैं तो 15-20 मिनट बाद ख़ुद सफोकेशन शुरू हो जाती है। और ये डॉक्टर सुबह से लेकर रात तक राउंड द क्लॉक दे आर अवेलेबल फॉर अस, और ये हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अगर वहाँ पर कोई इक़्तिदार के अवानों से नहीं गया, और अगर आज भी, जो कि बदकिस्मती है मेरे ख़्याल में शायद इस वक्त मुल्क की, कि 38 डॉक्टर जो शहीद हो चुके हैं, उसके बाद भी जो इनका पैकेज है उसके ऊपर अभी सिर्फ बात की जा रही है और उस पर कोई प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हम जाके वहाँ पर अपनी पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर किस चीज़ का दिलवा रहे हैं अगर आपको उनकी इज़्ज़त ही नहीं है और आप उनका ख्याल ही नहीं कर सकते, और फाइनेंशली आप उनको जो चैलेंजेस से जिनको वो दरपेश हैं उन्हीं को मैनेज नहीं कर सकते। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे लिए, आपके लिए, और इस्लामाबाद में स्पेशली बैठने वाले बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने सिर्फ चाहा था कि मैं ये आप लोगों से पहले इस पर थोड़ी बात कर लूँ, ताकि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे बजट के ऊपर और पोस्ट बजट। और मेरे साथ होंगे सैयद नवीद कमर, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, साबिक फ़ाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं। शंदाना गुलजार खान रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगी, चेयरपर्सन हैं कॉमनवेल्थ फॉर वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की। और एहसन मलिक साहब हमारे साथ होंगे, वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रिलेटर्स पाकिस्तान के, और साथ जनरल सेक्रेटरी हैं रियल स्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं शंदाना गुलजार खान और एहसन मलिक साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर यू जी। नाज़रीन, बजट 2020-21 की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका अगर मैं शॉर्टली एक प्रीव्यू दूं आपको कि लोगों का बजट के ऊपर, पोस्ट बजट हफीज़ शेख साहब की हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसके ऊपर क्या ओवरव्यू है, तो एक ये था कि जी पाकिस्तान शायद पॉलिटिक्स और मेरिट के दरमियान कहीं फंस गया है। एक और व्यू ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान वी आर नॉट बीन एबल टू हैंडल द सिचुएशन वेल। एक और व्यू ये है कि बजट फॉर द सेक ऑफ बजट सिर्फ पेश किया गया है, कोई इसके अंदर कोई ऐसे काम नहीं किए गए। एक और व्यू ये है कि विद सच गेम ऑफ नंबर्स वी आर हेडिंग टू बी अ फिस्कल फेलियर स्टेट। ये बड़ा हार्श एक कमेंट था, बट दैट्स ऑल्सो देयर। उसके बाद ऑन नो चॉइस बेसिस वी हैव दिस बजट, ये भी है। IMF की विशेस को कंप्लाई किया गया है, एक व्यू पॉइंट ये भी है। और द बेस्ट इज़ द करंट गवर्नमेंट कैन ऑफर इज़ द इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इज़ दिस बजट विच दे हैव ऑफर्ड। We can describe the budget, federal budget 2021 as in one word, IWOS और चैम्बर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका नॉट गुड नॉट बैड, ये एक सिचुएशन है। 2-3 चीज़ों के बाद मैं प्रोग्राम को प्रॉपरली स्टार्ट करता हूँ। एक GDP की बड़ी बात होती है। लास्ट 5 ईयर्स में मैं अगर GDP का आपको प्रीव्यू दूँ, 2016 में GDP वाज 4.6, 2017 में 5.2, ये सारे गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं जी। 2018 में इट वाज 5.5,
2019 में इट वाज 1.9 एंड 2020 में इट्स -0.4. And same goes on debt situation. 2008 में it was 6,127, 2013 में 14,292 और 2018 में 24,953 और मार्च 2020 में 35,207 अरब का लोन है. शदाना, लेट मी स्टार्ट विद यू. आप लोगों ने बजट दिया और इसके ऊपर ये क्लेम किया गया है कि जी कोई नया टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन इस सारे बजट को अपोजिशन की तमाम जमातें वो कहती हैं कि जी हम इसको नहीं मानते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं. इवन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तक कहा है कि हम APC कॉल करेंगे क्योंकि ये बजट एक आम आदमी को रिलीफ मुहैया नहीं कर सका. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, और क्योंकि आपने फिगर से स्टार्ट किया तो अगर मुझे भी इजाजत दें, मैं सियासी जवाब बाद में दूंगी, पहले हकायक पे जवाब दूंगी. और काइंडली अगर आपके साथ स्टूडियो में बैठा हो, ये लिख रहा हो, ये जरूरी है. आपको पता है कि 2018 तक स्टेट आपकी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे थी, तो उन्होंने जो नंबर लिखवा दिए. बल्कि अभी रिसेंटली मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से पूछा कि आपके पास 2015 से 18 तक के पॉवर्टी यानी गुर्बत के फिगर्स क्यों नहीं है, तो जवाब मिला, कहता मैडम सेंसस था तो हम पॉवर्टी के फिगर्स नहीं इकट्ठे कर पाए, व्हिच आई फाइंड वेरी ऑड. अगर आप पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उनका नंबर गिन सकते हैं कि वो कितने मालदार है, कितने गरीब है, आप नहीं गिन सकते. बट एनीवेज तो कहते हैं ना, टिपिकल फॉबिंग ऑफ. चले दूसरा, टू एड्रेस योर क्वेश्चन, ये बैकग्राउंड जरूरी है. ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरे साथ पढ़ी, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगी. ये जनवरी 2020 की है. पाकिस्तान के बारे में 2008 से 18 तक साउथ एशिया की इकोनॉमीज के GDP 6.6% एवरेज बढ़ा. एवरेज पाकिस्तान का 3.7% एवरेज था. नंबर 1. नंबर 2, जब उसी टाइम पे 2005 से 18 तक मैं आपको बता रही हूँ, साउथ एशिया की टोटल एक्सपोर्ट्स ऑन एवरेज 165% बढ़ी. और आजकल बड़ा वियतनाम का कोरोना में बात की जाती है ना, वियतनाम का 590% एक्सपोर्ट्स बढ़े और हमारे कितने 50% बढ़े उसी टाइम में. अच्छा, तीसरा, ये सबसे जरूरी, 2007 में आपकी जब आती थी फेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 3.7% आती थी. 2018 में कितनी थी? 0.9%. ठीक. अच्छा, 3 और फिगर्स एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. फिस्कल ईयर 2017 में आपकी गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स 28 बिलियन थी और आपकी इंपोर्ट्स थी 62 बिलियन. ठीक है, 3 गुना उससे ज्यादा. अच्छा, आपका 2017 में ट्रेड डेफिसिट इट वाज द हाईएस्ट सिंस 1976. 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये उससे भी ज्यादा था. और आखिरी फिगर अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे आपको शॉक मिलेगा. पाकिस्तान की रैंकिंग 2008 में थी 76 पे. ठीक है, इन डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान 76 थी. 2018 में थी 147. 76 पॉइंट्स आप नीचे गए हैं 10 साल में. और फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, उसमें आप 2008 में 92 पे थे और 2018 जनवरी में 115 पे. हमारी हुकूमत उसको 108 पे ले आई है. ये आपका बैकग्राउंड है. किस तरह मैं आपको 20 और फिगर्स दे सकती हूँ. आपकी जो अपोजिशन है ना, वो सियासत ऐसी जोर की खेल रही है कि मैंने कभी नहीं देखी. और मैं तो बहुत इनएक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नंबर थोड़े बहुत आते हैं. अगर मैं इनसे पूछना शुरू कर दूं कि उस 10 सालों में जब पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस गिरने थी, लॉजिस्टिक्स में हमारा नाम गिर रहा था, हर चीज में हम गिर रहे थे, आपके बिजनेसेस कैसे बढ़े? ठीक है, आप लोग मिलियनेयर्स से बिलियनेयर्स कैसे बने? लेकिन फिर वो गंद डालने वाली बातों की फोकस इस बजट पे है. APC बुलाएं, कुछ बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, हकायक निकल आएंगे. कल फरम बसीर साहब ने बड़े मजे की बात की एक शो में, मैं भी थी उसमें. उन्होंने कहा कि जी अभी जो ये कह रहे हैं वो 3 महीने बाद झूठ साबित होगा, क्योंकि ये तो कर ही नहीं सकते. अब आप एक बजट को झूठ साबित करेंगे बेसिस ऑफ व्हाट हैपेंस 3 मंथ्स लेटर. यानी आज ये सच हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्हें तो फेल ही होना है. अच्छा, अगर आपको याद है, ये भी चीज है कि ये बजट जो है ये शायद एक क्वार्टर के लिए प्रेजेंट किया गया और इसके बाद रिवाइज होगा. एक व्यू पॉइंट ये भी है इसको लेकर. देखें मंसूर साहब, मुझे ये बता, आप पाकिस्तान में रह रहे पिछले 40-45 साल से, तो मैं भी रह रही हूँ. चलो पहले 20 साल हमें GDPs और बजट्स की नहीं समझ आती थी, आप तो बैंकर हैं. पिछले 20 साल से तुम्हें समझ आ रही है ना. आपने पाकिस्तान में किस साल में कामयाब बजट देखा है? मुझे अगर आप बता सकते हैं अपने लाइफ टाइम में. दैट डजंट मीन कि हमसे रिस्पांसिबिलिटी हट जाती है. मैं सिर्फ आपको ये जो अपोजिशन की जो स्टांस है ना कि जी ये बड़ा तबाहकुन वो है. अच्छा, GDP की आप बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं. फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हमने निकाला फाइनेंस मिनिस्ट्री से.
इतना मुश्किल काम नहीं है गवर्नमेंट को झूठ बोलना। मैंने आपको भी प्लानिंग डेवलपमेंट की एग्जांपल सिद्धाना मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा जी, मुझे जरा एक मिनट, मुझे इस पे जरा एक डिफरेंट व्यू थोड़ा ले लेने दीजिएगा। आपका बिल्कुल आ गया है। मलिक साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और आप इन सारी चीज़ों को बड़ा डीपली मैनेज भी कर रहे होते हैं। एक बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पहले ये कहा जा रहा था कि जी जो कंस्ट्रक्शन है उसको साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन इस बजट के अंदर हमने हफीज़ शेख साहब को भी सुना, हमाद अज़हर को भी सुना, उन्होंने कहा नहीं जी हमने रिलीफ पैकेज भी दिया है जिससे कंस्ट्रक्शन अब बूस्ट अप होगी। क्या एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंसूर साहब बात यह है कि नो डाउट प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था, वो 50 लाख घर बनाना चाहते थे, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, और इन सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि 2 साल से प्लस टाइम गुजर चुका है। ठीक है, एक 5 मरले का घर भी नहीं बन सका, ग्राउंड पे नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त गवर्नमेंट 2 चीज़ें फेस कर रही है, एक पेंडेमिक कोविड-19 एंड सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी किसी भी सेक्टर में, कहीं पे भी जनरेट नहीं कर सकी। मैं मैडम चंदाना से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक हैं, आप भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन इनका आम पब्लिक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आम पब्लिक को क्या मिला? रिसेंटली ये जो बजट आया है इससे बहुत बेहतर प्रेजेंट किया जा सकता था। गवर्नमेंट को जितने बड़े रिलीफ मिले हैं रिसेंटली, जो इन्होंने लोन पेमेंट्स डेफर की हैं जो दिसंबर तक गई हैं, पेट्रोल में इनको जो सेविंग्स हुई हैं, जो ड्रॉप हुई हैं इंटरनेशनल प्राइसेस, ये आप आम पब्लिक को उसमें अकोमोडेट कर सकते थे। ठीक है जी। सेकेंड चीज, कंस्ट्रक्शन, वज़ीर आज़म साहब ने जो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दिया उसके अंदर मैं ऑलरेडी बाकी चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ, अनफॉर्चुनेटली आइडिया बहुत अच्छा था, बिल्कुल होना चाहिए था। पिछले 2 साल से ये गवर्नमेंट इस सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर रखे हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये पैकेज दिया, बट इसमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रियल एस्टेट सेक्टर को माइनस कर दिया, जबकि ये दोनों सेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाजिम और मलजूम हैं। हमने उसी वक्त जब ये पैकेज आया उसी वक्त इसको अपोज किया और इस पे एफर्ट स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट के साथ कि आप इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका ये कंस्ट्रक्शन पैकेज चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेंस प्रवेल की, हमारी एफर्ट्स रंग लाई, और ये जो कल बजट पेश हुआ उसमें इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को एक ब्रीदिंग स्पेस दी है। ठीक है। अच्छा शिदाना, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हुकूमत कहती है कि हमने 200 अरब रुपया हमारे पास सिर्फ रहता है जब हम सूबों को पैसे दे चुके होते हैं। उसके बाद उन्होंने अगर टैक्स की बात करें तो हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि 17% इंक्रीज़ हुआ है टैक्स कलेक्शन, और डोमेस्टिक इकॉनमी की उन्होंने तारीफ़ की कि इससे हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हुकूमत का ऑल टुगेदर फोकस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा रहा है, और उसमें वहाँ पर सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी, चाहे हम टूथपेस्ट लें या पेट्रोल डलवाएं, टैक्स तो हमने देना ही देना है। सो इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी टू गो ऑन? थैंक यू मंसूर, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। जब आप 100 को पैसे दे चुके होते हैं आपके पास 2000 रह जाता है। जी जी, ठीक है, 200 नहीं, 2000 अरब जी, 2000 अरब। जी जी बिल 2000 अरब, और उसमें से 2700 अरब आप डेट सर्विसेज में दे देते हैं, तो आप -700 पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो पुराने कर्ज लिए गए थे उसकी सर्विसिंग में आपका जितना पैसा सूबों को, यानी कि सूबों को आपने दे दिया 60 रुपया, ठीक है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रह गया आपके पास 2000, और 2000 में आपने देने 2700, तो -700 आपने वहां से स्टार्ट किया। इसके बाद फौज की तनख्वाह कहाँ से देंगे आप, सिविलियंस की तनख्वाह कहाँ से देंगे? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 18th अमेंडमेंट के बाद ये पॉजिटिव चीज हुई कि अस्पताल चले गए, एजुकेशन चले गए, कोविड टाइम्स में वो लड़ाइयां भी स्टार्ट हो गई कि जी सूबे का क्या रोल है, सेंटर का क्या रोल है। और ये खामियां जो थी, आपको मालूम है कि 5000 खरब रुपया पिछले 10 साल में एलोकेट किया गया पंजाब और सिंध को हेल्थ केयर के लिए। मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया कि वो कहाँ एलोकेट हुए। ठीक है, अब बात आप करते हैं कि जी आप किस तरह ये टैक्स, नॉन रेवेन्यू टैक्स अगर आप देख ले पाकिस्तान का मार्च 2020 तक, अगेन ये सारी पब्लिक फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। बाय द वे यूजुअली मैं हूं तो हुकूमत से, बट मैं सिर्फ पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में नहीं रिलाई करती, मैं इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स को भी देखती हूँ टू सी कि हमारा कितना डिफरेंशियल है। ठीक है जी। तो उसमें ये आता है आपका कि आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू बढ़ा है, दैट वाज
134%, यानी 1.4 ट्रिलियन। ठीक है, ठीक। हुकूमत की सिम सही थी, वरना वर्ल्ड बैंक में हमारे रिलेटिव्स नहीं बैठे, IMF में हमारे रिलेटिव्स नहीं बैठे, सारे स्ट्रेंजर्स हैं, वो तो बल्कि आपसे लेने के चक्कर में होते, आपको देंगे वो क्यों? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान structural reforms are finally laying down the road for stability. They're finally, और अगर मैं 2017 की आपको रिपोर्ट दिखाऊं, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम has yielded no structural reforms. ओके, मुसीबत ये है, अब आम आदमी को इससे कोई परवाह नहीं कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ कि नहीं। गरीब आदमी सिर्फ ये चाहता है उसकी 3 वक्त की रोटी हो, बच्चे अगर स्कूल जा सके, अस्पताल हो जाए। उसको तो ये ख्वाब देखने की हमें इजाजत ही नहीं दी कि जी शायद आप भी गाड़ी में बैठ सकें, शायद आप ट्रैवल उम्र से ज्यादा शायद ट्रैवल कर सके, बच्चे आपकी क्लास 4 की नौकरी ना लें। आई एम सॉरी, मैं सियासी बातें करती हूँ, बट दिल जलता है इन चीजों से, बहुत तकलीफ होती है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे फौज की हो, मुशर्रफ साहब की, जिया साहब की, या नून की, 40 साल में सबने तबाही फेरी है, चाहे नीयत या नहीं थी। मैं किसी लेकिन की शदाना आप कभी देखें शक ना, नहीं करती, इट्स बीन मैं 2 सिर्फ अमल इयर्स, को देखती हूँ। पॉइंट इज दिस कि इट्स बीन 2 इयर्स, और अब हम लोग कल भी यही बात कर रहे थे Absolutely. कि मतलब अब हम उस चीज को कितनी देर करें। मैं आपको एक सच बताऊं, अगर वो लोग डिलीवर कर रहे जी, होते, अगर चीजें बेहतर होती, तो शायद आप लोगों को कभी भी अपॉर्चुनिटी ना मिलती। अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी Absolutely. मिली है, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो अब हम लोग ये कहानी कब तक सुनेंगे कि पिछले ये करके चले गए जी? मैं आपको बताती हूँ मंसूर, आप तो घर चलाते हैं, आपका घर बार है ना, आप अपने घर में 2000 तनख्वाह ले जाए और 2700 कर्जों में दे दें, आप वो मुझे घर चला के दिखाएं। कर्जे पे आपको कर्जा लेना पड़ेगा। हम पे जो ब्लेम आ रहा है कि जी इन्होंने हमने 5 साल में 10 ट्रिलियन टैक्स लिया, लोन लिया, और इन्होंने 2 साल में 13 ट्रिलियन ले लिया। भाई साहब जरा हिसाब करें, 3 ट्रिलियन डॉलर को जो इन्होंने 24 अरब डॉलर पे आर्टिफिशियली वैल्यू किया था, उस डॉलर की मद में हमें 3000 ट्रिलियन देने पड़े। ठीक है, 7000 ट्रिलियन इनकी डेट सर्विसिंग में, टोटल हमारा 1.5 ट्रिलियन है, और 1 रुपया जो हमने स्टेट बैंक से लिया। ओके, ठीक हमने है। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स नहीं दी। और स्टेट फाइनल बैंक बात से की जो इन्होंने मैं आपको एक बात चीज की, बताऊं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको, आई नो यू आल्सो हैव द सेम बैकग्राउंड। ये हफीज शेख साहब ने भी जी। कहा, बिल्कुल आप लोगों ने स्टेट बैंक से एक आना नहीं लिया, लेकिन कमर्शियल बैंक से आप लोगों ने बोरिंग की, और वो 40% स्टेट बैंक, वो बोरिंग जो है वो कमर्शियल बैंक से है। इवन मूडीज की रिपोर्ट है 6 फरवरी 2020 की, ये आप यू कैन ऑल्सो चेक दिस थिंग। सो ठीक है, मतलब एक चीज, बिल्कुल। लेकिन देखिए मंसूर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, आपने इन्फ्लेशन को किसी किसी तरीके से कंटेन करना था। लोगों को आप 23% इन्फ्लेशन से 9% पे, फिर 6% पे लेके आ रहे हैं। जो फूड इन्फ्लेशन थी आपकी, यानी फूड खाने की महंगाई 23% पे चली गई थी, बाकी महंगाई आपकी 15 पे चली गई। ओके, अब वो 9 से 6 पे आ रही। चल ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना लेट मी चाह कम रही हूँ, और बैक वो टू, जो मैं बिल्कुल आता हूं। अच्छा मलिक साहब, जी मुझे जी एक चीज बताएं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी इस पूरे बजट के बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाउसेस के अंदर अब तो पैसे बिल्कुल आने चाहिए, अब तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं नजर आना चाहिए ना? बिल्कुल मंसूर भाई, अभी स्पेशली ये 1 जुलाई के बाद जो अभी ये पैकेज आया है, इसके अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाएगा। जो पिछले 2 साल से एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा था पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, जो कि 8 मिलियन प्लस हैं, कि रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको डिस्करेज किया जाएगा। हमने तो अपनी जो बजट प्रपोजल दी थी उनमें हमने ये डिमांड की हुई है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, काइंडली आप उनको पाकिस्तान में फाइलर का स्टेटस दें, जो मैं या आप स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भिजवाता है उसको वो वाला स्टेटस मिलना चाहिए जो यहाँ पे एक आम फाइलर को मिलता है, ताकि लोग, क्योंकि अभी ये कोविड-19 की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट होगी नहीं, आपको इंटरनल सर्कुलेशन चलानी है, और फॉरेन रेमिटेंस आने का तरीका सिर्फ एक यही है कि लोग यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। मलिक साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आप जो बात कह रही हैं, अभी इन्होंने कहा है कि जी जो इनका वो हाउसिंग है, हाउसिंग स्कीम जो इन्होंने स्टार्ट की है, नया पाकिस्तान, सॉरी नया पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि जी वी विल नॉट आस्क द सोर्स फ्रॉम एनीवन। लेकिन ये तो वो हो गया जो बना रहा है, जिसको वो पेमेंट कर रहा है, उसके अगर अकाउंट्स में आएंगे तो वो तो फिर एक नया सिचुएशन, नाक इधर से नहीं दूसरी साइड से पकड़ी जा रही है। मंसूर भाई, ये हमने चेयरमैन नेफ्डा जना अनवर अली हैदर को पॉइंट आउट किया है। अच्छा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल उनको कन्वे भी किया है। यही वो नेग्लिजेंस है कि ये ड्राफ्ट जब बनते हैं ना ऐसे, तो जो ट्रू स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता। अब बायर को आपने इम्यूनिटी दे दी है, सेलर को नहीं दी। 22 करोड़ अवाम है, तो बात तो फिर एफबीआर उनके पीछे पड़ जाएगी।
वही वाली FBR भी पड़ेगी, नैब भी पड़ेगी, FIA भी पड़ेगी। ठीक है। तो वो उनको पॉइंट आउट किया था कि काइंडली आप उनको सेलर को भी इम्यूनिटी दें ताकि मुल्क में इंटरनल सर्कुलेशन स्टार्ट हो। ओके, ठीक है, पॉइंट आ गया। अच्छा शंदाना, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। एक चीज पे मेरा जेन्युइनली बड़ा ग्रीवियंस है आप लोगों के साथ। मैं आई हैव बीन मीटिंग यू गाइस, टॉकिंग टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये हायर एजुकेशन का बजट आप लोग पहले हुआ था 46 बिलियन, कट कर दिया गया था, 46 से 29 बिलियन पर आ गया था जी। इस साल उसको फ्रीज कर दिया गया है 29 बिलियन पर, ये कहकर कि जी ये जो अब बाकी के पैसे हैं ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन होगा। सो जो अमाउंट हैज डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 2 ईयर है दैट इज 40%। यूथ ने आपको वोट दिया है, यूथ की हम लोग बातें करते हैं, 65% मुल्क का दैट इज द यूथ। हायर एजुकेशन को इस तरह एजुकेशन को अगर हम एड्रेस करेंगे तो फिर चीजें तो आगे बिल्कुल नहीं चलेंगी जी। बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक्चुअल नंबर्स बता दूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने नंबर सामने पड़े हुए मुझे समझ नहीं कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। सिर्फ आपको मैं इतना बता दूं, बिल्कुल इस साल थोड़ी सी कटौती एजुकेशन में, बट उसका एक रीजन है। अगर आपको याद है कुछ दिनों पहले NFC अवार्ड पे एक लड़ाई छिड़ गई थी जिसको गैर जरूरी तरीके से सेंसेशनलाइज, पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। फैसला ये किया गया है अगर 18वीं तरमीम को उसी तरह रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशन की आपने बात की, मैं हेल्थ की बात करती हूँ। अगर फेडरल हॉस्पिटल्स है, ये मैं 3 दफा कह चुकी हूँ 3 दिनों में, फेडरल हॉस्पिटल्स है सूबों में, पेशावर में है नूरी हॉस्पिटल कैंसर का, लेट KP पिक अप द टैब। अगर रेंजर्स डिप्लॉयड है KP में, KP will pick up the tab. Security is a provincial subject as well as federal. अगर हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद में है तो ठीक है, डेवलपमेंट एंड देयर कॉस्ट। लेकिन अगर आपके हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटीज सूबों में है, एजुकेशन इज नाउ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दे विल हैव टू पिक अप द टैब। तो ये इसलिए आपने इसको हम रैशनलाइजेशन कह रहे हैं। आप थोड़ा सा बता दूं, इसी मत में पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 305 अरब तक दिए जा रही थी डिफरेंट सब्सिडीज प्राइवेट सेक्टर को, उसको भी 209 पे मिशरिंग कर दिया। हर चीज रैशनलाइज हो रही है। पाकिस्तान के सबसे मालदार इस वक्त रो रहे हैं, टीवी पे कुछ और कहा जा रहा है, अब जाके बैठे उनके साथ, वो कह रही जी मौत आ जाए इस गवर्नमेंट को, हमने क्यों तो वोट दिया कि सब्सिडीज आपने कम कर दी कोविड के टाइम में, हमें तो वैसा कुछ नहीं खरीदा। बात ये नहीं है, आपने हेल्थ केयर को इस वक्त देखना है, NDMA को देखना है, लॉयर्स को देखना है, आपकी बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स को देखना है, यूथ को देखना है, हॉस्पिटल्स को देखना है, हेल्थ वर्कर, SME को देखना है। जिस तरह मलिक साहब ने बात की, बिल्कुल सही कह रहे, रियल एस्टेट सेक्टर भी हाउसिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में हमें आया कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी उसको बहुत पावरफुल फोर्सेस ने विलेनाइज किया और उसको ऐसे दिखाया जा रहा था, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन प्राइवेट लोगों ने पकड़ी हुई थी, 40-40 कनाल, 80-80 कनाल। दैट इज नॉट बिजनेस। पाकिस्तान में वो बिजनेस होगा बट वो रियलिटी में नहीं है। ठीक। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आप अभी बात कर रहे थे नया पाकिस्तान एंड ऑल दैट, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो लोग आपसे डील कर रहे होते हैं, क्या ये एक पेज पर हैं? बिकॉज अपेरेंटली एक ही स्टेटमेंट दूसरे से नहीं आ रही। FBR के रिफॉर्म्स की बिल्कुल बात हो रही होती है, फिर किस तरह प्लान करना है, क्योंकि प्लान होना एक और चीज़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक ये चीज़ें बैलेंस चल रही हैं इस वक्त, या शायद मेरी इस्तिलाह में गलत आ रही है? नहीं मंसूर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जब हमारे चेयरमैन नेफ्डा से मुलाकात हुई और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में मुलाकात हुई और FBR में मुलाकात हुई, तो हमें उस वक्त पता चला कि ये जो नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और ये कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज है, ये टोटली डिजाइंड बाय द चेयरमैन नेफ्डा एंड हिज टीम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज नॉट ऑन बोर्ड, FBR वाज नॉट ऑन बोर्ड। दैट्स वाई मैं जो अभी कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट की मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो किसी भी सेक्टर में, इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट सेक्टर, तमाम लोगों का बुरा हाल है। आप काइंडली रियल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें, उनसे इनपुट लें और उसके बाद चीजों को ओपन करें और ताकि आपको उसके रिजल्ट मिले। आपकी जब मुलाकात हुई, इवन मैंने देखा था गवर्नर साहब से भी हुई, प्रेसिडेंट साहब से हुई, तो फिर क्या उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये हमारे सामने है, जो सिर्फ हमारे 9 पॉइंट से जो हमने प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी से कहा, उसमें सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ हमारी जात से था, रियल्टर्स के साथ, कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं आज तक उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली कि काइंडली हमारे जो 2% सर्विस चार्जेस हैं उनको लीगलाइज कर दें, आप लेजिटिमेट कर दें। और 8 पॉइंट्स पब्लिक के लिए थे कि आप काइंडली लोगों को इस तरीके से एंटरटेन करें ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सके। ठीक है। चंदाना, मुझे मंसूर साहब एक आखिरी
मैडम मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आपसे, काइंडली अभी मुझे जो आपका इंट्रोडक्शन बताया, मैं आज जब ये मंसूर साहब के प्रोग्राम में आ रहा था तो हमारे कोई नेबर्स में कोई विडो थी, उन्होंने जिक्र किया कि और तो आप किसी की पेंशन वगैरह बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, एटलीस्ट विडोज की जो पेंशन है उसको काइंडली आप इस बजट में जरूर कंसिडर करें कि उसको बढ़ाया जाए। शंदाना साहब बताइएगा जी, जवाब दीजिएगा, मैं फिर ब्रेक पे जाना है जी। मंजूर साहब, जस्ट बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू मलिक साहब, आपने HEC का फिगर 64 बिलियन है प्लस 29.5 बिलियन PSDP से। अच्छा, तो आप टोटल खुद कर लें, 64 बिलियन एलोकेशन है और PSDP में 29.5 बिलियन प्री एलोकेटेड है, तो टोटल ये आपका है फेडरल बजट। अच्छा, एजुकेशन का। अच्छा, मलिक साहब की बात मैंने सुन ली जी, दोनों रियल एस्टेट पे और विडोज पे भी। विडोज का मैं ऐसे कर सकती, पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस के हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी, ये दोनों रिक्वेस्ट उनको मैं फॉर्मली में भेज देती हूँ। शिबली साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के लिए, देखिए हम तो जहाँ होती है हम सुनते हैं अवाम की, बिजनेस पीपल की, जहाँ हमसे हो सकता है, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। बट थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि जो हमारी खवातीन या बच्चियां मर जाती थी डिलीवरी के टाइम पे पाकिस्तान में, उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए, स्टंटिंग के लिए बहुत बजट में हमने पहली दफा इंट्रोडक्शन की है फंड्स की। बिल्कुल ठीक है शंदाना गुलजार, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ होंगे सैयद नवीद कमर साहब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। नवीद कमर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। और मेरे साथ स्टूडियो में एहसन मलिक साहब जी मौजूद हैं। अच्छा नवीद कमर साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, आपने, हम लोगों ने आपका भी सुना और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो ये कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं और APC कॉल करेंगे जी बजट के ऊपर, और आपने भी इसको रिजेक्ट किया है। क्यों? हुकूमत तो कहती है कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इससे बेहतर बजट तो हम, कोई हमारे अलावा कोई और भी होता तो वो प्रेजेंट ना कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप पता नहीं ये बेहतर किस चीज को कहते हैं। अगर आप आपके हिसाब के मुताबिक 0.4% नेगेटिव ग्रोथ है इकोनॉमी की, और आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो 4 दफा साल में रिवाइज हुई है, उसके ऊपर आप जो है वो 25% इंक्रीज दिखा रहे हैं, अगले साल हम ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, और साथ साथ ये भी क्लेम है कि कोई नया टैक्स नहीं है। तो भाई ये कौन सा आपके पास जादू की छड़ी है या कोई अलादीन का चिराग है कि आप जो है ये एक खरबों में जो पैसे लेकर आएंगे वो कहाँ से निकालेंगे? सडनली FPR जो है वो जो इतने सालों में नाकाम रहता आया है वो सडनली एफिशिएंट हो जाएगा, या आपकी इकोनॉमी जो आपके हिसाब के मुताबिक 2% ग्रोथ करेगी, जो वर्ल्ड बैंक वगैरह के हिसाब के मुताबिक अगले साल भी नेगेटिव ग्रोथ करेगी। तो अगर ग्रोथ नेगेटिव है और आपके पास नया टैक्स भी नहीं है तो ये अहदाफ कहाँ से पूरे होंगे? उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेवल्स जो थी, अगर सैलरीड क्लास को देखें तो सिवियर डिसअपॉइंटमेंट है उनके पास, क्योंकि ना पेंशन बढ़ी है ना सैलरीज बढ़ी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। उसके साथ एग्रीकल्चर वालों से बात करो, जो स्पेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जब आपके पास वाहिद मेरे हिसाब से तरीका इस क्राइसिस से निकलने का ये है कि आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाएं, वहाँ भी कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कुछ नहीं, ना सीड पे, ना पेस्टिसाइड्स पे, ना वाटर मैनेजमेंट पे, कुछ नहीं आपको नजर आया। अच्छा, मुझे नवीद कमर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट, वो डिसअपॉइंटेड है। वेयर इज द चार्म इस पूरे बजट में? अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा लोग इसको टिल्ट कर रहे हैं कि जी IMF ने हम लोगों को कहा था, IMF का प्रेशर था जिसकी वजह से ये आया। मेरा सिर्फ इस पे एक ये सवाल है कि ठीक है, हफीज शेख साहब, ही इज़ वेरी कंजर्वेटिव, ही विल प्ले अकॉर्डिंगली, ही डजंट वांट टू लीव IMF एट दिस मोमेंट टाइम, और टू बी वेरी ऑनेस्ट IMF इज़ वर्किंग एज एन एंकर टू होल्ड दिस शिप ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास और ऑप्शन क्या है जो आपको लगता है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी देखिए, पहले दिन से हम जो बात कर रहे हैं ये तो IMF पे जाना था, ओके, नागुज़ीर भी अगर था तो IMF के साथ आप क्या निगोशिएट करते हैं ना? मेरा तो सवाल ये है,
आपको IMF ने जो इस साल भी कहा, आपको कहा जी सैलरीज ना बढ़ाओ, ठीक है, आपको ये भी कहा कि डिफेंस बजट ना बढ़ाओ, वो तो आपने नहीं माना। तो भाई तो आपकी प्रायोरिटीज की बात हो गई ना कि 11% अगर इंक्रीज है डिफेंस बजट में, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है एक सर्टेन क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर को तो प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर को आपने रद्दी में फेंक दिया। तो इस तरह से तो नहीं होगा, आपने कहीं ना कहीं बैलेंस रखना था ना पूरी चीजों में। तो ये नहीं है कि IMF आपसे, IMF ने तो आपको नहीं कहा था कि आप 13.5% 15% पे इंटरेस्ट रेट्स लेके जाए। ये तो आपने जो है जिस किस्म की चीजें आप अपने साथ लेकर आए, और हियर इट्स द गवर्नमेंट स्टेट बैंक हु इज मोर ऑफ अ कल्प्रिट के आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी का बिठा दिया, आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग आपको आप देख रहे हैं कि 2 साल में कंसेक्टिवली जो है वो नेगेटिव ग्रोथ आई है मैन्युफैक्चरिंग में, जहां से आपकी टैक्स कलेक्शन भी होती है, जहां आपकी जॉब क्रिएशन भी होती है। तो भाई तो ये इन चीजों को IMF इस तरह से नहीं कहता। आपने PSDP को कट किया, IMF तो बल्कि कहता है कि PSDP को बढ़ाओ क्योंकि आपने सर्वाइवल रखना है। ठीक है, तो हमें जो चीजें सूट करती हैं वो हम खुद करके फिर IMF के खाते में डालते हैं। Not that IMF programs are any easy ones to follow. ठीक है, every government has taken. You have to negotiate a better package, ना? ओके, अच्छा नवीद साहब मुझे बस 1 मिनट, मलिक साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह अभी नवीद कमर साहब फरमा रहे हैं कि जो हमें सूट कर रहा है शायद हम उस तरह करें। अगर मैं रियल स्टेट की बात करूं, हमने देखा जिस तरह पहले भी प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में एक प्रेशर में था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को यकीन नहीं था कि हुकूमत का रियल स्टेट के ऊपर एम्फेसिस होगा। अब पोस्ट बजट ये एम्फेसिस आप पहले जिस तरह बता रहे थे कि ठीक होने जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस स्पेसिफिक सेगमेंट कैसे देख रहे हैं आप? मंसूर भाई, मैं सबसे पहले नवीद साहब का जो अभी बात की मैं उसको सेकंड करूंगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने पहले तो IMF पे कहा हम नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है, स्टार्ट में इनका स्टांस ये था। फिर जब जाना था तो बहुत लेट गए, और जब लेट गए तो दे आर नॉट गुड नेगोशिएटर्स। ठीक है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो PPP की थी, चाहे PMLN की थी, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बेहतर निगोशिएट किया IMF से इंस्टेड PTI की गवर्नमेंट के। सेकंड आपका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अच्छा निगोशिएट किया IMF से एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अभी ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि रियल एस्टेट के हवाले से हम ये समझते हैं कि अभी ये जो CGT वाली रजीम चेंज होगी, इससे कुछ ना कुछ पैसा मार्केट में आएगा जो ऑलरेडी डॉलर्स में या शुगर में या आटे में लोग इन्वेस्ट करते थे, ताकि बैंकिंग नेट में वो पैसा ना आए। तो वो पैसा उम्मीद है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आफ्टर 2 साल के बाद इस गवर्नमेंट ने जो दिया है उससे कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा नवीद कमर साहब, मुझे 2 चीजें, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1.1 का टारगेट था, 1.2 का और 1.6 1.7 बिलियन हुआ। डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एम्फेसिस कम हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा है। ये एक राइट डायरेक्शन है, इससे चीज़ें ठीक होती हैं, या ये तो फिर मेरे ख्याल में इस पर आप ही अगर कमेंट कर दें तो आई विल बी ग्रेटफुल। जी देखिए ना, जाहिर है कि हमेशा ये तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब अमीर पर यकसा पड़ता है, जबकि इनकम टैक्स वगैरह जो हैं वो जितने आप अमीर हैं उतना आपको ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ये तो पूरा आप थ्रस्ट देखें ना, कि सारा थ्रस्ट ये है कि जो भी थोड़ी बहुत इंसेंटिव्स मिले हैं वो अमीर तबके को मिले ना। इवन कोरोना से निकलने का जो वो इनका प्रोग्राम है उसमें भी जो है, ठीक है उन्होंने बजट से नहीं दिए, बैंकों को कहा कि बैंकें इनको कर्जा दें, लेकिन वो भी इंडस्ट्री लेवल पे दिया ना। बात ये है कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरीज हमारे मुल्क में इन परफेक्ट इकोनॉमीज में ये नहीं चलती।
हमारे मुल्क में आपने पैसा जो है गरीब तरीन लोगों के साथ, ठीक है आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, बल्कि आपने एक्यूमुलेट करके 3 महीने का एक उसमें दिया, विच इज अ गुड थिंग। आपको नाम नहीं पसंद बेनजीर का, आपने एहसास किया दिया, चलो आपकी मर्जी, लेकिन सबको लोगों को पता है कि ये क्या प्रोग्राम है। ठीक है। और लेकिन प्रोग्राम का डेटाबेस वही है, सारी जो चीजें नॉन पॉलिटिकल ये वो 2008 से चली आ रही है, नो बिग डील। लेकिन उसको आपने एक्सपेंड करना था, क्योंकि इसमें आप देखें कि मेन रेसिपिएंट्स कौन रहे हैं। मेन रेसिपिएंट्स वो रहे हैं जो कि जो ओरिजिनल सर्वे था पॉवर्टी वाला, उसमें जो लोग आए, या फिर पिछले साल जो सर्वे कंप्लीट हुआ वो एडिशनल लोग उसमें आए। ठीक, ये सारा का सारा जो है वो प्री कोरोना जो है वो सर्वेज हैं। ओके, अच्छा मुझे जरा कोरोना तो कोई लोग नहीं है जो कि इसमें आए। अच्छा, प्लस एम्प्लॉइज, अगर ये 3-4 लोग हैं ना, मेरी जो कहने का मकसद ये है कि लोगों के पास पैसा होगा, स्पेंडिंग पावर होगा, तो आप ओरिएंटेशन अपनी इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे करें। यहीं पे आपको जो है थोड़ी बहुत जो मिलेगी ग्रोथ, क्योंकि इंटरनेशनल रिसेशन में आपका एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो होता चाहिए। अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। शाह साहब मुझे जरा जी ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा थोड़ा सा, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान स्टील मिल की बात हुई, टोटल ये कोई मेरे ख्याल में, लेट मी एग्जेजरेट, 15-16 डिपार्टमेंट्स होंगे जिनकी कॉस्ट पूरा पाकिस्तान पे कर रहा है और वो हर मद में पे कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये व्यू है आज भी कि हम इनको, आप सिंध हुकूमत को दे दें, हम चला के दे देते हैं। सर ये फिर एक क्रिटिक्स का ये है कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तब क्यों नहीं ये फिर डिलीवर हो रहा था, तब ये डिसीजंस क्यों नहीं हुए? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं इस व्यू पॉइंट का नहीं हूँ कि सिंध गवर्नमेंट भी चला सकती है इसको, तो वो एक अलग बात। वेरी राइट। ये चलाने का इसका सिर्फ एक तरीका था जब रशियन गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि हम आके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको चलाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये प्रेसिडेंट पुतिन की लेवल पे इसमें कमिटमेंट हुई थी। फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गई, फिर वो चीज आगे नहीं बढ़ी अनफॉर्चुनेटली। अदर देन दैट मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल वैसे भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू माजी में भी रहा है और अब भी हुई तो होगा, क्योंकि अगर स्टील मिल को आप एज रियल स्टेट करके बेचेंगे तो रियल स्टेट का जो एक्चुअल ओनर है वो सिंध गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसे। और सिंध लीज का जो टर्म्स होते हैं वो ये कहता है कि जब चेंज ऑफ यूज आप करेंगे तो आपको जो है वो you cannot carry it on, you have to revert back to its original owner। तो ये तो किसी सूरत में भी मैं ये प्राइवेटाइजेशन होते हुए उस लिहाज से नहीं देख रहा। अच्छा, लास्ट मुझे जरा वेरी शॉर्टली बताइएगा, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। ये जो हम लोग बात करते हैं एफबीआर पे, एफबीआर के रिफॉर्म्स पे, एफबीआर के तरीकेकार के ऊपर और ऑटोमेशन के ऊपर, इसका आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि एफबीआर अगर जब तक ठीक नहीं होगी, लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। दैट्स द मेजर इंपैक्ट विच एफबीआर इज गिविंग। शॉर्टली अपना बताइएगा जी इस पे। नहीं, एब्सोल्युटली आई टोटली एग्री कि एफबीआर एज अ मशीनरी हैज फेल्ड और ईयर आफ्टर ईयर इट हैज फेल्ड। अब वी हैव कम टू अ पॉइंट जहां अब जब नॉमिनल जो आपका एक साल का कलेक्शन है वो पिछले साल से कम हो तो और इन्फ्लेशन को भी उसमें नहीं काउंट करें तो फिर तो ये बहुत ज्यादती होती है ना। एंड दिस इज ऑल प्री कोरोना। कोरोना के बाद तो क्या नंबर्स वो देंगे वो भी आपको पता है। एफबीआर की देखिए क्या किस चीज पे कलेक्ट करता है टैक्स? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स कलेक्ट करता है, आपके विथहोल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करता है, आपका एच सोर्स जो है सैलरीज से और वगैरह इससे कलेक्ट करता है, आपके वगैरह बिल से तो एक्चुअल एफर्ट ऑफ द टैक्समैन वो क्या है इस सारी चीज में? अगर हम वो चेंज नहीं करेंगे अपना तरीकेकार
तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। शंदाना गुलजार खान ने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू वेरी मच। एहसान मलिक साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।